हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और बहुत ही बढ़िया से इस बार आप लोग जेटेड क्वालिफाई होने वाले हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों के लिए झारखंड सरकार ने जेटेड की ऑनलाइन फॉर्म ला दी है और इसकी स्टार्टिंग डेट जो है ना, वो 23 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, चाहे कक्षा 1 to 5 के लिए, कक्षा 6 to 8 के लिए, जो जो लोग जेटेड क्वालिफाई होना चाहते हैं, सभी लोग 23 तारीख से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऐसे में आप लोग को मैं बताने आया हूं कि जेटेड का जो एग्जाम हुआ था इससे पहले 2012 में, उसमें जेटेड में कक्षा 6 to 8 में किस प्रकार की मैथमेटिक्स की क्वेश्चन पूछी गई थी, मैं उन सारे क्वेश्चनों को आज बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं। और आप लोग को इसी प्लेटफॉर्म पे, चाहे कक्षा 1 to 5 हो, चाहे कक्षा 6 to 8 हो, उसकी बेहतरीन तैयारी एकदम बिल्कुल फ्री में आप लोगों को करवाने वाला हूं जेटेड का। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है, एकदम हाथ जोड़ के विनती है मेरे दोस्त, कि इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाओ, ताकि झारखंड के सारे बच्चे जेटेड क्वालिफाई हो पाए। और भाई, अगली बार जब टीचर की वैकेंसी होना, तो आप लोग सभी का सिलेक्शन हो, मैं ऐसा कामना करता हूं। तो चलिए, ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, है ना। रात के 9 बज चुके हैं और ऐसे में हम लोग लेकर आ चुके हैं आपके पास कक्षा 6 to 8 में, जो जेटेड में 2012 में जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को अभी मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, एकदम बेहतरीन टेक्निक के साथ। लेकिन इस बार जो जेटेड का एग्जाम होगा ना, उसमें कक्षा 6 to 8 में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने नहीं मिलेंगे जिस प्रकार के 2012 में देखने को मिले थे। हालांकि आपको जानना बहुत जरूरी होता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयरों में जेटेड में पूछा गया था कक्षा 6 to 8 में। तो चलिए, समय की बर्बादी नहीं करते हैं, एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग सभी लोग कमेंट में लिख दीजिए, जय झारखंड, जोहार झारखंड। क्योंकि हम लोग झारखंड की क्लास कर रहे हैं और झारखंड जेटेड की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए झारखंड की जय जयकार होनी चाहिए। तो चलिए, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। खाना उना तो आप लोग खा ही लिए होंगे, बढ़िया से एकदम कॉपी और एक पेन लीजिए और हम बढ़िया से बेड पर एकदम पढ़ना क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। तूफानी अंदाज में लगा देंगे आग पानी में और जेटेड आप लोगों को क्वालिफाई करवा देंगे तूफानी में, है ना। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था कक्षा 6 to 8 में, जेटेड 2012 में, है ना। देखिए यहां साफ साफ लिखा हुआ है, जेटेड 2012 क्लास 6 to 8 क्वेश्चन, है ना। जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब मैं बताने वाला हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी ए जब अकेले करता है तो 6 दिन में पूरा कर सकता है। बी 10 दिनों में और सी 15 दिनों में, वे एक साथ मिलकर काम पूरा करते हैं और 300 रुपया कमाते हैं। सोच लो, ये तीनों मिलकर एक काम को क्या कर देता है, पूरा कर देता है और 300 रुपया कमाता है। 2 दिनों के लिए उनकी मजदूरी का कुल योग क्या होगा, यानी कि 2 दिन में वो तीनों मिलकर कितना रुपया कमाएगा, ये हमें बताना है। आइए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जरा सा कुछ समझते हैं। देखिए, ए जो है ना, अकेले अगर काम करता है तो ये लगाता है 6 दिन। आराम से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। कितना दिन लगाता है? 6 दिन लगाता है। और बी जो है, वो जब अकेले करता है तो लगाता है 10 दिन, है ना। और सी जब अकेले करता है तो ये लगाते हैं 15 दिन। सबसे पहले वो कितना काम करता है, इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दिए गए समय का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो दिया गया समय 6 है, 15 है और इस 10 है। तो 6, 10 और 15 का एलसीएम होता है 30। यानी हमने टोटल कितना काम किया है? 30 काम। यानी कि जो मजदूरी है 300 रुपया, वो कितने कामों का है? तो भाई 30 कामों का है। अब जरा से ये बताओ कि अगर ए जो है अकेला अकेला 6 दिन में 30 काम को करता होगा, इसका मतलब ये 5 काम डेली करते होंगे। और ये 10 दिन में करता है, इसका मतलब ये 3 काम डेली करते होंगे। अगर ये 15 दिन में करते हैं तो 2 काम डेली करते हैं। तो हमसे पूछा है 2 दिन का मजदूरी का योग क्या होगा। आप ये बताओ, मजदूरी जो बढ़ता है ना, वो कार्य क्षमता के अनुपात में बढ़ता है। इसी अनुपात में मजदूरी बटेगा, यानी कि 5:3:2 के अनुपात में बटेगा। तो मजदूरी अगर 1 दिन करेगा तो ये 5 काम करेगा, ये 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा। तो 1 दिन में ये तीनों मिलकर ए, बी और सी, ये तीनों जब मिल जाता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा जी? तो 1 दिन में 5, 3, 8, 10, 10 काम।
10 काम करता है एक दिन में, तो 2 दिन में कितना काम करेगा जी? 20 काम, यानी 20 काम का हमें मजदूरी निकालना है। तो ये जो 300 रुपया है, ये 300 रुपया जो है मेरे दोस्त, ये 30 कामों की मजदूरी है। तो एक काम का मजदूरी कितना होगा? एक काम का मजदूरी इतना होगा। हमें 20 काम की मजदूरी निकालनी है, तो 20 से क्या कर दीजिए? गुना। बस अब इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए इसको काटेंगे, ये 10 बार में खत्म, तो 20 गुना 10 यानी कि 200 रुपया। तो वो तीनों मिलकर 2 दिनों में 200 रुपया कमा लेंगे। राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी। तो जिन भाइयों ने इस क्वेश्चन को बनाए हैं और अगर आपका आंसर डी आ रहा है तो एकदम करेक्ट आंसर है। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या इस क्वेश्चन के हर एक पहलुओं को आपने बढ़िया से सीखा, समझा। अगर सब कुछ क्लियर है तो मेरे दोस्त एक बार कमेंट में क्या लिख दो? क्लियर है सर। और जितने लोग अभी तक हमारे इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, एक बार जल्दी जल्दी से लाइक ठोक दो। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हो ना आप लोग, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोग को कक्षा 1 to 5, कक्षा 6 to 8 की जेटेड की बेहतरीन तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाऊंगा। 1 रुपया नहीं लूंगा। बाकी सब लोग को देख लो, ऑनलाइन स्टार्ट हुआ नहीं कि भाई कोर्स बेचना स्टार्ट कर दिए, तो आप लोग को मुड़ने के लिए लगे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा और पूरा वो कंटेंट दूंगा आप लोग को जो हम ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाते हैं। एकदम कंटेंट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। इस बार मैं सबको जेटेड क्वालिफाई करवाना चाहता हूं, जितने भी हमारे झारखंड के साथी लोग हैं। तो क्लियर है मेरे दोस्त, है ना? सारा पीडीएफ जो भी पढ़ाऊंगा उसकी सारा पीडीएफ आपको यहां पर दिख रहे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। ये हमारे टेलीग्राम चैनल है मेरे दोस्त, ये हमारे टेलीग्राम चैनल है। इसको आप लोग क्या कर लेना? ज्वाइन हो जाना, क्योंकि क्लास के बाद जो भी पढ़ाऊंगा मैं उसकी सारी पीडीएफ यहीं पर मिलेगी। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग ज्वाइन हो जाओ। और ज्वाइन उसमें होना जिसमें हमारा फोटो लगा रहे, जिसमें हमारा फोटो लगा रहे। अगर हमारा फोटो नहीं लगा हुआ है तो उसको ज्वाइन नहीं करना, ठीक है? चलिए, और अगर किसी भी प्रकार की आप लोग को जानकारी लेना हो, चाहे क्लास के बारे में हो, चाहे आपको उसको कुछ पूछना हो, तो आप जानते हो इस नंबर पे या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आप कॉल करने के माध्यम से पूछ सकते हो। हमारा टेक्निकल जो स्टाफ होंगे आपको सही सही जानकारी मुहैया करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि अनिमेश एक टीवी को उसके मूल्य से 20% छूट पर खरीदता है और उसे उसके मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो उसका लाभ क्या होगा? सोच लो, 20% छूट पे खरीदता है और वो क्या करता है अनिमेश? उसके मूल्य से 20% अधिक में क्या कर दिया? बेच दिया। कौन? अनिमेश। तो भाई पूछा है कि लाभ क्या होगा, तो लाभ जो निकलती है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो लाभ निकालने के लिए हमको क्रय मूल्य चाहिए और हमको क्या चाहिए जी? विक्रय मूल्य चाहिए। सबसे पहले ये बताओ कि अगर ये 20% की छूट पे खरीदता है तो 20% का मतलब आप लोग जानते हो? 20% का मतलब होता है मेरे दोस्त, 20 और बटे में कितने होते हैं? 100। इसको अगर काटोगे तो 20 से काटो एक बार में, 20 से काटोगे 5 बार में, यानी 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है? 1/5। यानी अगर समान 5 का होगा तो छूट कितना मिला है जी? 1। तो इन्होंने खरीदा कितने में होगा? 4 में। तो समान 5 का होगा तो खरीदा कितना में होगा? 4 में। तो ये खरीदेगा 4 में, लेकिन समान कितने का था जी? 5 पे। तो समान की जो कीमत है वो 5 है, लेकिन ये खरीदा कितने में है? 4 में। क्लियर है? अब सोचो, जो उसका कीमत था उस पे क्या किया? 20% अधिक मूल्य पर क्या कर दिया? बेच दिया। तो 20% का मतलब तो पता चल ही गया है कि 1/5 है, और 20% अधिक में किया, यानी कि सामान का मूल्य अगर 5 रुपया है तो वो बेचेगा कितने में? 6 में। तो सामान की कीमत अगर 5 है तो वो बेचेगा कितने में जी? 6 में। समझ में आया? क्लियर है? अब ये जो तरीका, जिस तरीके से हम बना रहे हैं इसको, उसको बोलते हैं सक्सेसिव। तो हमने इस पे लगा दिया है सक्सेसिव मेथड। कौन सा मेथड लगा दिए? सक्सेसिव मेथड। मेरे दोस्त, जिस क्वेश्चन में सक्सेसिव मेथड लग जाए, समझ जाना कि इससे इजी और तरीका दूसरा नहीं हो सकता इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर कटता हो तो काट दो। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 को 1 से गुना करेंगे 3,
2 को 1 से गुना करेंगे 2, यानी सब मिलाकर देखा जाए कि ये खरीदा कितने में है 2 में और बेचा कितने में है 3 में, तो लाभ कितना हुआ जी 1 का लाभ हुआ। लाभ हमेशा याद रखना सीपी पे होता है, सीपी कितना है 2। जवाब किस में देना है, जवाब प्रतिशत में देना है, तो इसको 100 से गुना कर दो, है ना, तो आपका क्या निकल जाएगा परसेंटेज में, क्या तो बोलोगे सर प्रॉफिट। अगर ये कटती है तो काट दो, 2 से काटोगे ये 50 बार में खत्म, तो लाभ की परसेंटेज निकल कर आ गई 50%। तो राइट आंसर हो जाएंगे हमारा 50%। 50% कहां दिख रहा है, तो 50% दिख रहे हैं हमें ऑप्शन नंबर बी में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जेटेड कक्षा 6 to 8 का जो एग्जाम हुआ था 2013 में, लेकिन फॉर्म आई थी 2012 में। इस बात को याद रखना मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि इन सारी चीजों को आप समझेंगे बेहतरीन तरीके से, तो बहुत बढ़िया बढ़िया आप लोगों को क्लास देंगे और एकदम बिल्कुल फ्री में देंगे, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 3 है वाइनरी संख्या। वाइनरी में दिया हुआ है हमको दशमलव में क्या करना है जी, इसको चेंज करना है, हमको दशमलव प्रणाली यानी कि डेसिमल प्रणाली में चेंज करना है। देखिए ये दिया हुआ है बाइनरी में, वाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, इसको कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल में, डेसिमल का बेस 10 होता है, तो इसको बाइनरी से डेसिमल में कैसे ले आएंगे, देखो कुछ नहीं करना है, 2 के पावर 0 से पहले वाले को गुना कर दो, प्लस 2 के पावर 1 से दूसरे वाले को गुना कर दो। ये बाइनरी में कन्वर्ट, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करने का तरीका है। प्लस 2 के पावर 2 से तीसरे 1 को गुना करो, है ना, कितने 1 है 0, यहां से देखो 1 2 3 4, 4 1 है ना, तो यहां पर हम लोग काउंट करते हैं चारों, 1 2 3, 3 1 आ गया, प्लस 2 के पावर 3 से चौथे वाले 1 को गुना कर दो। अब इसको सोल्व कर दो, 2 के पावर 0 का मतलब 1, 1 को 1 से गुना किया 1, प्लस यहां से 2, प्लस यहां से 4 और प्लस यहां से 8, 8 4 12 3 15, यानी कि ये वैल्यू में डेसिमल में देखा जाए तो ये कितने के बराबर है मेरे दोस्त, 15 के बराबर में है, 15 के बराबर में है। तो राइट जो आंसर होंगे इस क्वेश्चन का वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। तो आपको वाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट आना चाहिए, है ना। अब बोलोगे सर 2 के पावर कहां तक जाएगा, तो देखो कितने हैं, कितने 4 हैं, 1 2 3 4, तो 4 में से घटाओ 3, 0 से स्टार्ट करो और 2 के पावर 3 तक आपको लिखते जाना है ना। देखो 2 के पावर 0 1 2 3, 2 के पावर 3 तक ही जाएगा। अगर यहां पर 5 1 होता तो 4 तक जाता। क्लियर है, जितने रहेंगे उसमें से एक घटा देना और 0 से स्टार्ट कर देना। देखो 0 1 2 3, क्लियर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, क्लियर रहेगा ना तो कमेंट में आप लोग क्लियर लिख दीजिएगा। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप लोग जेटेड के क्लास मेरे से तो कर रहे हो, लेकिन झारखंड के किन किन जिलों से आप लोग पढ़ रहे हो, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो मेरे दोस्त, ताकि मुझे ये पता चल पाए कि कितने ऐसे लोग हैं जो किन किन जिलों से हमारे क्लास में जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कौन कौन जिले से आप लोग हमारी इस क्लास को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसको सीधे सिंप्लीफाई करना है। देखो सबका नीचे में 25 25 25 है, जब नीचे में सेम रहे ना तो सीधे इन सबको क्या करना है, देखो जोड़ है तो सीधे जोड़ दो, तो 12 17 और 49, 12 17 और 19 को जोड़ोगे तो 17 12 29 और 19 यानी कि 48, 48 बटे में 25 और 48 बटे में 25 को 1.23 बटे में 25 लिख सकते हैं, 1.23 बटा 25, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, जब नीचे में सेम है तो एलसीएम लोगे तो सबका, तो एलसीएम नीचे ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, तो एलसीएम लोगे तो 25 ही आएगा ना, तो ऊपर वाला सिर्फ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ऊपर वाला को जोड़ोगे तो 48 आ गया, और 48 बटा 25 का मतलब होता है 1.23 बटा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है निम्नलिखित भिन्न 284 बटे 355 का सरलतम रूप क्या होगा। आइए 284 और बटे 355 का सरलतम रूप क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा 70 का टेबल, है ना। आप बोलोगे सर 70 का टेबल तो हम जिंदगी में पढ़वे नहीं किए, हम तो पढ़े हैं मेरे दोस्त। क्यों, हम लोग गुल्ली डंडा बचपन में बहुत खेले हैं, और हम एक डंडा का मतलब होता था 5, तो भाई किसी भी टेबल का 5 गुना पूछो ना तो हम आसानी से बता देंगे। तो देखो 71 का टेबल पढ़ो 5 बार में ये खत्म, और 71 का टेबल पढ़ो 4 बार में ये खत्म, तो इसका सरलतम रूप होगा 4 बटे 5। सरलतम रूप होता है इसका, नहीं कि छोटा रूप।
तो राइट आंसर हो जाएंगे 4/5, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर बिल्कुल फ्री में क्लास करना चाहते हैं आप हमारे से, है ना, तो आप इस आज की जो क्लास मैं आप लोगों को करवा रहा हूं इसको पूरे झारखंड में फैला दीजिए। आप लोगों को बिल्कुल सारी की सारी कंटेंट मैं यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देख क्या लिखा हुआ है। एक 2 अंकीय संख्या के अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या? 2 अंक। ये अंक, ये देखिए, ये 2 अंकों की संख्या है और इनका जो योगफल है, इन दोनों को जब जोड़ते हो तो कितना आता है जी? 8 आता है। एकदम समझते जाना। यदि अंकों को उलट दिया जाता है, यदि अंकों को उलट दिया जाता है, यानी इस वाले अंक को इधर और इस वाले अंक को इधर ऐसे कर दिया जाता है, अंकों को उलट दिया जाता है, तो संख्या का मान 54 अधिक हो जाता है। तो हमसे पूछा वो संख्या क्या होगा जी? आइए, इसको उल्टोगे तो सेम संख्या बनेगा, इसलिए गलत है। इसको उल्टोगे तो ये 53 बन जाएगा और 35, उससे तो 54 ज्यादा है ही नहीं। इसको जोड़ोगे तो 62 और 62 को और 26 का कंपेयर करोगे तो कभी भी 54 नहीं आएगा। इसका राइट जो आंसर होंगे मेरे दोस्त वो ऑप्शन नंबर डी होंगे। अब बोलोगे सर कैसे? आओ मैं बताता हूं। अगर मेरी संख्या 17 है, क्लियर है, अब इसको अगर उलट देंगे, देखिए तो 17 है तो इसका अंकों का योग कितना है जी? 8 है ना। आप बोलोगे बिल्कुल सर 8 है, यानी ये वाला बात तो प्रूफ हो गया। अब इसको पलट के देखिए तो ये बन जाएगा 71 और ये संख्या पलटने से बनी है और ये संख्या पहले है, तो क्या इससे ये संख्या 54 अधिक है? इसको चेक करना है तो इसको घटा दो, घटाओ तो 11 में से 7 गया 4, ये बच गया हमारा 6, 6 में से गया 5। बिल्कुल देखो पता चल गया कि जो अंकों के पलटने से बनी जो संख्या है वो संख्या से क्या है? 54 अधिक है। एकदम पूरी रूप से सेटिस्फाइड है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। अब इसको मैथमेटिकली अगर बनाना स्टार्ट करोगे ना तो फिर जेटेड क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, रास्ते में रह जाओगे। क्यों? दुनिया के दौर में पीछे रह जाओगे। एक बच्चे जो हर एक कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं वो ऐसे बना देगा जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप बोलोगे नहीं सर इसको एकदम बढ़िया से लंबा लिफाफा करके बताइए, तो फिर रह जाओगे इधर रास्ते में। तुम्हारे जगह तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त क्वालिफाई कर जाएगा जेटेड। तो भाई जरा सा मैथमेटिक्स को सीखिए, पढ़िए मन से मेरे द्वारा। देखिए अगला कहता है एक वर्ग में कितनी सममितीय रेखाएं होती है? सममिति मतलब सिमेट्री रेखाएं। तो वर्ग में आप लोग को पता है कि जितने भी लाइन होते हैं सब क्या होते हैं जी? सिमेट्री लाइन ही होती है, यानी कि सभी लाइन बराबर होती है। तो वर्ग में कितने लाइन होती है जी? 4, है ना जी। आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किस संख्या में 7 जोड़ने पर वह 11 से विभाज्य होगा? अब बताओ कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम 7 जोड़ देंगे तो 11 से कट जाएगा? अगर इसमें 7 जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे भाई कितना? 11 15 7 22, 122। 122 ये तो कटेगा नहीं। इसमें 7 जोड़ोगे तो भाई मेरे दोस्त ये हो जाएंगे 80। 80 11 से कटता नहीं। इसमें 7 जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 63। 63 11 से कटता नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन है जिसमें से 3 में तो होता ही नहीं है, तो चौथा अपने आप में क्या होगा जी? आंसर होगा। हालांकि अगर इसको चेक करना है तो आओ मैं बता देता हूं। देखिए 2006 है, इसमें 7 जोड़ दो तो 7 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 2013। अब ये 2013 7 से विभाज्य है कि नहीं, इसको चेक करना है तो क्या करेंगे? अल्टरनेट अंक निकालो। अल्टरनेट अंकों का योग 2 है तो इसका अल्टरनेट क्या होगा? 1। तो इसको जोड़ने से क्या हो गया जी? 3। 0 और 1 इसको जोड़ने से कितना आ रहा है? 3। अब देखो या तो इन दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए या इन दोनों का डिफरेंस 11 होना चाहिए, है ना। 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी जाकर वो संख्या 11 से कटेगी। तो देखो तो क्या है? तो इन दोनों का डिफरेंस 0 है, इसका मतलब ये संख्या जो है वो आपको 11 से कट जाएगी, यानी कि वो आंसर होगा 2006, जिसमें 7 जोड़ने से वो संख्या 11 से कट जाती है। क्वेश्चन नंबर 9। 12 क्रिकेट बैट का जो मूल्य है वो 285 है। लीजिए 12 क्रिकेट बैट का मूल्य 285 है, तो हमसे पूछा है कि 190 रुपया में कितने बैट खरीदे जा सकते हैं? अब बताओ 285 रुपया में, देखना एकदम आराम से समझना, 285 रुपया में 12 बैट खरीदते हैं। तो मेरे दोस्त 285 रुपया में अगर 12 बैट खरीदते हैं तो 1 रुपया में कितना बैट खरीदोगे? तो आप बोलोगे सर 12 बटे
285 रुपया में, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है कि 190 रुपया में कितना कर देंगे। तो भाई एक है ना, एक का वैल्यू कितना है 285, एक रुपया में इतना बैठ कर देंगे, ये 1 रुपया में इतना बैठ खरीदेंगे। तो हमें खरीदना 190 में, तो 190 से क्या कर दो गुणा, तो निकल जाएगा बैटों की संख्या, तो ये निकल जाएगी बैटों की संख्या, बैटों की क्या निकल जाएगी, संख्या। चलो इसको सोल्व कर देते हैं, आइए जरा देखते हैं। अगर मैं इसको 3 से काटूंगा तो ये 4 बार में, अगर इसको 3 से काटूंगा तो ये 95 बार में, और 95 का पहाड़ा पढ़ दो 2 बार में ये खत्म, 4 दूना 8, यानी 190 रुपया में हम लोग 8 बैट खरीद सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। जिनके पास क्वेश्चन होंगे मेरे दोस्त जेटेड कक्षा 6 to 8 2012 का, वो मिला लीजिएगा, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन में करवा रहे हैं। ये मत सोचना कि सर अपने से क्वेश्चन ला दिए, ऐसा उसा नहीं करते हम, है ना। हम जो भी काम करते हैं ओरिजिनल वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10। देखो क्या लिखा हुआ है जी, 10 में लिखा हुआ है कि यदि एक पात्र के 3/10 भाग में 24 लीटर आता है तो पूरे पात्र में कितना आएगा, बताओ। 3/10 में 24 लीटर आता है तो पूरे पात्र में कितना आएगा, देखो कैसे बनाएंगे। 3/10 में कितना लीटर आता है जी, 24 लीटर आता है, ठीक है ना। तो पूरे पात्र में कितना है, इसका मतलब यह है कि अगर पूरा पात्र में कितना है जी 3, तो भरा कितना है जी 3, सॉरी पूरे पात्र में, पूरे पात्र की कैपेसिटी कितना है, पूरे पात्र की कैपेसिटी अगर 10 है तो 10 का भरा कितना है, वो 3 भरा हुआ है, और 3 जब भरा हुआ है तो उसमें कितना लीटर अटा हुआ है 24। तो 3 का वैल्यू अगर 24 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 8, अगर 1 का वैल्यू 8 है तो 10 का वैल्यू कितना होगा 80, यानी पूरे पात्र की जो कैपेसिटी है वो 80 लीटर है। 80 लीटर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो एग्जाम में बस ऐसे बनाना है, ये नहीं कि एकदम लैंग्वेज में लिख लिख के एकदम फेयर लवली पॉन्ट्स क्रीम उरीम लगा के बनाएंगे इसको ना, तो फिर मामला सेट हो जाएगा, रह जाएगा इधर रास्ते में, है ना। तो इनको कोई फेस वॉश की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई क्रीम की आवश्यकता है, एकदम ऐसी उलट पुलट दो, इसको आंसर राइट रख दो, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक संख्या रेखा ऋणात्मक दिशा में कहां तक जा सकती है। अब बताओ, हम लोग को पता है कि हमने बचपन में नंबर लाइन पढ़े हैं, नंबर लाइन पढ़े होंगे ना, तो बीच में होता है 0 और इधर होता है निगेटिव, जैसे -1, इस तरह से -1, -2, -3। तो ये निगेटिव तरफ कितना दूर तक जा सकता है, तो ये -इन्फिनिटी तक जा सकता है। ये कहां तक जा सकता है जी, -इन्फिनिटी तक जा सकता है। उसी तरीका से अगर पूछा जाएगा कि धनात्मक दिशा में कहां तक जा सकता है, तो +1, +2, +3 डॉट 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 +इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना, तो ऋणात्मक कहां तक जा सकता है, तो -निगेटिव तक जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगर वो निगेटिव दिशा में जा रही है तो कहां तक जाएगी, लास्ट निगेटिव तक जाएगी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, 4 अंक की संख्या 4768 में 7 का स्थान मान क्या है, बताओ। ये 4768 में हमसे पूछा है, किसका, प्लेस वैल्यू पूछा है, प्लेस वैल्यू पूछा है। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये किसका निकालना है जी 7 का, तो 7 लिख दीजिए, इंटू 7 कौन सी नंबर पे आती है, इकाई दाएं सैकड़ा, तो इसको सैकड़ा से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 700। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 7 सैकड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर 100 होगा, है ना जी। क्या होगा 100, कौन सी नंबर पे आती है 100 नंबर पता है, इकाई दाएं सैकड़ा, ठीक है ना। तो ये सैकड़े में आएंगे, राइट आंसर जो हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 700 बन रही है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर है 13, लिखा है कि 10 मीटर, 5 मीटर और 2 मीटर माप की एक टंकी जल से भरी हुई है। तो अगर जल से भरी हुई है तो टंकी की आयतन क्या होगा, तो टंकी की आयतन निकालोगे तो 10 × 50, 50 दूना 100 मीटर क्यूब हो गया, है ना जी। हमने टंकी को क्या निकाल दिया, आयतन निकाल दिया। अब हमसे पूछा क्या गया, कहता है इसके जल को, ये जो जल है 100 मीटर क्यूब जो जल है एक दूसरे टंकी में डाला गया, इस जल को दूसरे टंकी में डाला गया, तो उस टंकी
जिसका डाला जा रहा है उसका आधार क्या है? एक जीव वर्ग है, तो वर्ग है और उसकी भुजाएं कितनी है? 5। जिस 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 टंकी में इस पानी को डाला जा रहा है उसका बेस क्या है? आधार है। तो हम लोग को आयतन, उसका आयतन निकालना है। तो भाई उसकी भुजा कितनी है? 5। तो भाई भुजा अगर 5 है तो आधार का एरिया कितना होगा? आधार में क्या है जी? वर्ग, तो आधार का एरिया कितना होगा? 25, है ना। 5 का स्क्वायर, ये आधार का एरिया हो गया, और इंटू हाइट, ये हाइट, ये क्या हो गया? ये हो गया उसकी आयतन, ये उसकी हो गई आयतन जिसमें उसको डाला जाएगा। और इसी में, है ना, देखो क्या बोला, जिसका आधार एक दूसरी टंकी में डाला जाता है जिसका आधार क्या? एक वर्ग है। तो उस टंकी का आयतन क्या होगा भाई? तो उस टंकी का आयतन ये होगा, और इसी में डाला गया इस पानी को, तो ये आयतन इसके क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। 25 से ये कट जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यानी उस टंकी, जिस टंकी में ये पानी को डाला गया है उसकी जो हाइट होगी वो 4 मीटर होगी। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इस पानी को इस टंकी में डालोगे तो इस टंकी का जो आयतन होगा इस पानी के आयतन के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? इसलिए दोनों आयतन को क्या कर दिया मैंने? बराबर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है। अब बताओ, अगर 24 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे कैसे चलोगे? तो भाई इसको अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना टाइम लगा वो निकल गए। 4 से काटेंगे 6 बार में, यानी 24 किलोमीटर जाने में 6 घंटे के समय मुझे लगा। क्लियर हो गया? बोलता है अगला 60 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी। कुल दूरी कितना हो गया? 24 यहां पे चला और वहां पर कितना चला जी? 60। तो कुल दूरी ये हो गया, और कुल समय क्या कितना लगा? 6 घंटा यहां पर लगा और 6 घंटा वहां पे। तो कुल दूरी बटा कुल समय, ये हो गया मेरा एवरेज स्पीड। ये हो गया मेरा एवरेज स्पीड। अब अगर कटता है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। 24 और 60 को जोड़ेंगे तो 84, और 84 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर मेरा निकल जाएगा। तो 12 का टेबल 7 बार पढ़ोगे ये खत्म। यानी एवरेज स्पीड होगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कहां पे दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ जाऊं, आज्ञा है आप लोगों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए, √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3 का मान क्या होगा? आपने बचपन में पढ़ा होगा, आपके गुरुजी सिखाए होंगे कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो देखो, तो अगर मैं इसको a मानूं, ये b मानूं, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी, और ये a है और ये b है, तो क्या आ जाएगी? a माइनस बी। तो हम लोग बोल सकते हैं ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। तो a की जगह कितना है? √5, तो इसका स्क्वायर, माइनस b की जगह कितना है जी? √3, इसका स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर कितना होगा? 5, और √3 का स्क्वायर होगा 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जेटेड 2012 में, कक्षा 6 to 8 के एग्जाम में। नेक्स्ट, तो वो पल था भाई 2012 का, अब है 2024, 12 साल बाद, सोच लो। नेक्स्ट यहां देखो, गणित पढ़ने, अरे रे, गणित पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या माना जा सकता है? एक बच्चे की सोच प्रक्रिया का गणितीकरण करना, गणित को अधिक भाववाचक बनाना, सभी सूत्रों को याद कराना, ये तो बिल्कुल गलत है। संख्याओं से भयभीत होना, ये तो पूरी गलत है। तो मेरे दोस्त क्या है? गणित पढ़ाने का मतलब ये होता है कि उस बच्चे का गणितीयकरण करना, उस बच्चे की सोच की प्रक्रिया का क्या करना? गणितीयकरण करना। यानी कि राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आपको संख्या से डरवाना या पूरा फॉर्मूला याद करवाना, ऐसा कोई उद्देश्य होता नहीं है गणित पढ़ाने का मतलब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा गया है कि एक वृत्त का जो व्यास है डैश जीवा होता है। कैसा जीवा होता है? सबसे छोटा जीवा होता है, सबसे बड़ा जीवा होता है, एक छोटा एक या फिर कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा, वृत्त का जो व्यास होता है, देखिए यहां पर ये वृत्त है हमारा, तो ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है। लेकिन अगर ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है मेरे दोस्त,
तो सेंटर से गुजरता हुआ ये भी एक रेखा जो है, ये भी एक जीवा है, और इसको हम लोग, ये भी एक क्या है जी, जीवा है। और ये जो जीवा है इसे हम लोग व्यास के नाम से भी जानते हैं। और समझ में आ रहा है, ये जो जीवा है इसको हम लोग व्यास भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेंटर से गुजर रही है। तो सेंटर से जो जीवा गुजरती है ना, वो पूरे सर्कल की सबसे बड़ी जीवा होती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इससे बड़ी जीवा और आगे नहीं होगा, क्योंकि आगे ऊपर बढ़ोगे तो घटते चले जाओगे, इसके नीचे जाओगे तो घटते चले जाओगे। तो सबसे बड़ी जीवा याद रखना वृत्त का व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है कि दैनिक जीवन में हम किस प्रकार की संख्या प्रणाली का प्रयोग करते हैं। बताओ, हम लोग अपनी डेली लाइफ में किस प्रकार की संख्या का इस्तेमाल करते हैं? बाइनरी नंबर का, ऑक्टल का, डेसिमल का, या सभी का? ना हम लोग बाइनरी का करते हैं, ना हम लोग ऑक्टल का करते हैं, ना हम सभी का करते हैं डेसिमल नंबर का। जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखते हो ना, वो सब डेसिमल नंबर है। 15 20 25 30 40 50 ये सब क्या है? डेसिमल नंबर है। लेकिन अगर आप 5 को इस प्रकार से लिखना स्टार्ट कर दो, 5 को इस रूप में लिखते हो, जैसे ये 4 हो गया, 0 1 5, ये 5 हो गया, तो इस प्रकार से जो लिखी हुई संख्या होती है इसको बाइनरी नंबर बोलते हैं। तो हम लोग डेली लाइफ में इस प्रकार की संख्या 0 और 1 के फॉर्मेट वाला इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग डेली लाइफ में डेसिमल नंबर संख्या का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोला यदि x का मान 3 है तो 8x 9x और 3x को एक साथ जोड़ने पर क्या बनेगा? तो भाई जोड़ दो, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20x बना, और x का मान 20x बना, और x का मान कितना है? 3। तो जोड़ने से क्या बनेगी जी? 60 बनेगी। 60। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं, क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं। पूरे जेटेड पढ़ाऊंगा मन से। एक आयत का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई क्या होगा? अब देखिए, आयत की जो क्षेत्रफल होती है ना, वो होती है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब क्षेत्रफल 196 है ना, और उसकी जो लंबाई है वो 14 है, तो हम लोग आसानी से चौड़ाई निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? तो देखो, 14 का पहाड़ा 14 बार पढ़ोगे तो खत्म हो जाएगा, तो चौड़ाई हो जाएगी आपको 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 14 तो है ये नहीं है। एक आयत का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या हो गया? अरे क्या दिया हुआ है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 196 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ द लेंथ इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज दिस ब्रेथ? कितना होगा? ये ऑप्शन में एरर होगा, यहाँ पर 14 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होनी चाहिए इसका राइट आंसर, है ना, क्योंकि यहाँ पर 14 है। देखिए, एक वर्ग, अब बोलोगे सर इसका तो लंबाई भी 14 आ गया और चौड़ाई भी 14 आ गया, तो ये तो वर्ग बन गया। जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है तो क्या होती है? वर्ग होती है। बिल्कुल सही कहना आपका, वर्ग होगी। लेकिन वर्ग भी एक आयत है ना, वहां पर क्या होता है कि दोनों जो वर्ग भी एक क्या है जी? आयत है। ठीक है, इस बात को याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है यदि एक त्रिभुज के दो कोण, एक है 62 डिग्री और दूसरा क्या है? 84 डिग्री, तो तीसरे कोण का मान क्या है? बताओ, एक है 62 डिग्री, दूसरा है 84 डिग्री, तो मेरे दोस्त इन दोनों कोणों का योग है कितना? 6 और 8 6 14, 146 डिग्री। और हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें दो कोण का योग है 146 डिग्री। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो तीसरा कोण निकल जाएगा। 10 में से 6 गया 4, ई बच गया 17, 17 में से 14 गया 3, यानी जो तीसरा कोण होगा वो 34 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 22। लिखा हुआ है कि एक शहर की जनसंख्या का 28% पुरुष है, ठीक है, और 35% महिलाएं हैं। तो मेरे दोस्त शहर की जनसंख्या का अगर 28%, यहां जरा बढ़िया से लिख देते हैं इज्जत के साथ, 28% अगर मेल है और उस शहर की जनसंख्या का 35% अगर फीमेल है, तो अभी तक मुझे बताओ टोटल कितने हो गए? 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6, 63% कौन कौन लोग गए? तो मेल और फीमेल मिलाकर का कितना है भाई? तो सब मिलाकर 63% है वहां की जनसंख्या का। तो हमसे पूछा है बच्चों का प्रतिशत क्या होगा। तो भाई उस शहर में
शहर में जो भी जनसंख्या होगी वो अपने आप में कितनी होगी 100%। और 100% में 63% पुरुष और महिला है, पुरुष और महिला है, तो इसको घटा देंगे तो बच्चों की प्रतिशत निकल जाएगी 37%। 37% क्या है जी, वहां पर चाइल्ड है यानी कि बच्चा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है, लिखा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 5 एंड 2 टू द पावर 7। देखिए इसको बनाने के लिए पहले एक चीज आपको सिखाता हूं। अगर ये a है, a के पावर n है, और ये गुना में है, और यहां भी a है और a के पावर में m है, तो सबसे पहले याद रखिएगा ये नीचे वाला क्या है दोनों का, ये नीचे वाला दोनों का सेम है। तो जब कभी भी इस प्रकार नीचे वाला सेम रहेगा तो ये सबसे पहले नीचे वाला लिख दीजिएगा और ऊपर वाले पावर को जोड़ दीजिएगा। इसका मतलब ये होता है, तो अगर यहां पर 2 के पावर 5 है और 2 के पावर 7 है तो नीचे वाला तो सेम है, तो नीचे वाला तो लिख दीजिए और पावर को जोड़ दो तो 2 के पावर क्या हो जाएंगे 12। तो 2 के पावर 12 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोला है, 350 रुपया का 2 वर्ष के लिए 4% प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज क्या होगा, अब बताओ हर एक साल कितना रेट है, प्रति वर्ष आप कितना ब्याज देते हो 4%, तो 2 वर्ष में कितना ब्याज दोगे, तो 2 से गुना कर दो, 4 दूना 8% ब्याज दोगे। किसका, तो जो आपने कर्ज लिया उसका। तो कर्ज कितना लिए हो जी, कर्ज लिए हम लोग 350 रुपया, इसका 8% हमें क्या करना है, ब्याज देना है। तो भाई अगर 350 का 8% निकाल दोगे तो आपका साधारण ब्याज निकल जाएगा। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो ये 350 हो गया इंटू 8 और बटे में कितने हो जाएंगे 100। क्लियर है, अब इसको काट छाट दो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर हम लोग ये 0 से इस 0 को उड़ा दे, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में, और 2 से काटेंगे 4 बार में, तो यानी कि हमें 28 रुपया ब्याज के रूप में देने होंगे। ब्याज के रूप में कितना देना है जी 28 रुपया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो जेटेट की तैयारी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा, इधर उधर कहीं मत भटकना, हमारे साथ लग जाना एकदम कल से बढ़िया सबमिशन मोड में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि 4 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर का अनुपात क्या होगा। 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 16 अनुपात 9 हो जाएगा। तो टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, टोटल और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं, टोटल 25 क्वेश्चन आपके जेटेट के एग्जाम में पूछे गए थे 2012 में कक्षा 6 to 8 के एग्जाम में। मैं वो टोटल 25 का 25 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया हूं। अब जल्दी से कमेंट करके आप लोगों को बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, हमारे सोना चांदी जितने भी लोग हैं, सब लोग को, सोना बाबू जो भी है सबको मैं बता देता हूं कि जेटेट जेटेट एकदम ध्यान से सुनना, जेटेट जो है वो 2024 का ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है ना, ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है ना। तो कब से इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है, ऑनलाइन जो फॉर्म है मेरे दोस्त, वो आपके 23 जुलाई से 2024 से आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। चाहे वो क्लास 1 to 5 की भर रहे होंगे, क्लास 1 to 5 भरिए, या क्लास 6 to 8 का भरिए। आप जो है वो 23 जुलाई से, है ना, आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, है ना। तो सारा प्रीवियस ईयर मैं करवाऊंगा। साथ ही साथ जो अभी मेरे भाई हैं जो कल जेटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, उनकी बेहतरीन तैयारी करवाना हमारा परम कर्तव्य है मेरे दोस्त। तो बस आप लोग का यही काम है, और बिल्कुल मैं फ्री में करवाने वाला हूं, 1 रुपया आप लोग को नहीं ले लूंगा, ठीक है ना। बस आप लोगों से इतना काम करना है कि लोगों को दूर दूर तक क्या कीजिए, फैलाने की कोशिश कीजिए, ताकि मैं पूरी एनर्जी के साथ फ्री में भी आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा पाऊं। थैंक यू गाइज। तो आपको मैंने ये बता दिया है कि कक्षा 1 to 5 या कक्षा 6 to 8 जो भी जेटेट क्वालिफाई होना चाहते हैं 2024 में, वो ऑनलाइन जल्दी जल्दी कर दीजिए, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है ना कि बाद में अगर सर्वर स्लो हो गया
तो फिर आप लोग फॉर्म भी नहीं भर पाओगे, और जो सपना था एक टीचर बनने का कि जेटेड क्वालिफाई करेंगे, वो फिर नहीं हो पाएगा। तो ना लेट करें ना वेट करें, जल्दी जल्दी से 23 तारीख से क्या कर दीजिएगा, ऑनलाइन कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय, मिलते हैं कल। गुड नाइट ऑल ऑफ यू गाइज, मिलेंगे फिर कल बेहतरीन क्लास के साथ। बस आपका साथ हो, मैं आपके साथ लगा रहूंगा।